तो हेलो गाइज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पे। और गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और बिना किसी बकचोदी के हम शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ियान और बाकी सभी हुन क्लैन वाले बीच टाइड के पास पहुँच के रहते हैं। अब आगे और गाइज़ मैं पहले आपको एक बात बता दूँ कि एक बंदा है एनिम टाइम करके, मतलब उसने मेरे चैनल जैसे ANIME है ना, तो उसने ई लिख दिया अपने नाम के आगे और पूरे मेरे वीडियोज़ ही उठा के डाल रहा है वो। तो मैं बोलूँगा कि आप जाकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट मारो, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के कारण मैं इसको कॉपीराइट तो दिया एक बार, एक वीडियो भी हट गया इसका, पर फिर भी ये मेरे वीडियोज़ डाल रहा है और मैं अभी नया हूँ तो मुझे और ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं इसका चैनल का लिंक आपके मतलब अपने वीडियो के लिंक में दे दूँगा, तो आप जाकर देख लेना और इसको रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना कि ये क्या कर रहा है। तो शुरू करते हैं। तो ये सभी लोग बीच टाइड के सामने होते हैं। जियान इस सीन को देखकर अभी काफ़ी चिंतित होता है। तभी हुन यू सबको समझाने लगता है। वो कहता है, मैं मेरे क्लैन वाले सभी को लेकर आगे फ़ाइट करूँगा, मतलब सबसे ख़तरनाक जगह यही होगा। पर ये कहता है, जब मेरी टीम थक जाएगी तो आप लोगों में से किसी को, मतलब किसी टीम को आगे आना होगा। जियान समझ जाता है कि इसमें भी हुनयू का कोई चालाकी ही ज़रूर होगी, क्योंकि ये हॉल ऑफ सोल्स वाले यानी कि हुन क्लैन वाले इतने सिंपल थे नहीं। हुनयू के कमांड पर पूरे वॉरियर्स एक एरो के समान, मतलब एक तीर का शेप ले लेते हैं और बनाकर आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हें फेरोसियस बिस्ट ने भी देख लिए रहते हैं। हुन यू का ग्रुप काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और ये 1000 फीट के अंदर मौजूद सभी बीस्ट को ये एक क्षण में ही मार देते हैं। आसपास मानो खून का तालाब बन गया है। जियान का ग्रुप इस समय इन लोगों के बीच में होता है। ये एक आध ही बीस्ट को मार रहे होते हैं। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, बीस्ट का लेवल भी बढ़ते जा रहा था, मतलब और स्ट्रॉन्ग बीस्ट इन्हें मिलते जा रहे थे। ये लोग अभी 10,000 फुट ही आगे बढ़ पाए रहते हैं। तभी अभी तक इनको डाओजोंग लेवल के ही बीस्ट मिले रहते हैं। हुन यू का ग्रुप इस समय इस अलायंस को लीड कर रहा था। ये लोग तेज़ी से बीस्ट को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस समय सभी लोग हुन यू को सम्मान की नज़र से देख रहे होते हैं, जियान को छोड़कर, क्योंकि जियान जानता था कि ये हुन क्लैन वाले कितने घटिया लोग हैं। इस समय ये बीस्ट भी अपने मौत का बिना परवाह किए इन लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। ये मर रहे होते हैं पर पीछे से और बीस्ट आकर अटैक कर रहे होते हैं। ये लोग आराम से अभी 20,000 फुट अंदर तक आ गए होते हैं। इस समय काफ़ी बीस्ट एक आर्मी बनाकर इन लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अभी सिचुएशन पहले से ख़राब हो गया था, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स मिलकर भी इन बीस्ट को अब नहीं मार पा रहे थे, क्योंकि इनका लेवल अब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा था बीस्ट का। हुनिया का ग्रुप इस समय काफ़ी इंटेंस बैटल में इन्वॉल्व होता है और इन लोगों के आगे बढ़ते रहने के स्पीड के कारण ही ये लोग काफ़ी अंदर तक आ गए थे। पर अब ये जब से ये स्ट्रॉन्ग बीस्ट आने लगे थे, इनका स्पीड अब पहले से काफ़ी स्लो हो गया था। इस समय काफ़ी ताकतवर बीस्ट अपनी लाल आंखें लिए इन लोगों की ओर बढ़ने लगते हैं। बहुत से इसमें से तुरंत मार दिए जाते हैं, पर कुछ बीस्ट इस दौरान कुछ वॉरियर्स को भी जख्मी कर देते हैं और कुछ को तो ये मार भी देते हैं। जियान का नज़र तभी अचानक से आगे की तरफ हुनयू की ओर जाता है, पर हुनयू का ग्रुप यहाँ से गायब हो चुका था, जिसके कारण अभी जो भी लोग आगे होते हैं वो डर के कारण पीछे आने लगते हैं। पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता है। सभी वॉरियर्स इस समय तक काफ़ी थक चुके रहते हैं। अब सभी लोग आगे की तरफ अटैक करके बढ़ रहे थे। इस दौरान इन लोगों पर कई रूथलेस बीस्ट अटैक कर रहे होते हैं। आगे का ग्रुप कंप्लीटली बीस्ट के द्वारा फिनिश हो जाता है। इनके जगह अब कोई दूसरा ग्रुप आ गया रहता है। जैसे जैसे इनका ग्रुप आगे बढ़ रहा था, इनकी संख्या कम होती जा रही थी, मतलब ये वॉरियर्स की। आगे के लोग बेसिकली बलि का बकरा बन रहे थे, क्योंकि जियान का ग्रुप इस समय बीच में होता है पर ये थोड़ा सुरक्षित होता अब तक। इस दौरान जियान भी अब काफ़ी सीरियस और सावधान हो गया रहता है। हुन यू का ग्रुप इस समय पीछे होता है, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही बोला था कि जब हम लोग थक जाएंगे तो हम पीछे की तरफ आ जाएंगे, और ये स्माइल कर रहा होता है। इसने सही दिमाग लगाया था। जब वीक बिस्ट आ रहे थे तो ये आगे था, पर अब जब स्ट्रॉन्ग बिस्ट आ रहे हैं तो ये थकने का बहाना देकर अपने लोगों के साथ पीछे आ गया होता है। जुनेर जियान से कहती है कि अब हमें अपने पर ही भरोसा करना होगा, हम हुन यू के ग्रुप के पीछे पीछे निकल जाएंगे। इस समय इस प्लेन में काफ़ी ह्यूमंस और बीस्ट के डेड बॉडी पड़े होते हैं, मतलब इतने लोग मर चुके रहते हैं, कुछ बीस्ट और कुछ ह्यूमंस। इसी दौरान एक ब्लैक मेटल के समान बीस्ट अचानक से इन वॉरियर्स के सामने प्रकट हो जाता है। ये बिस्ट अपने एक पावरफुल अटैक से 2-3 लोगों को मार देता है। जब तक ये बिस्ट इन लोगों को ब्लॉक कर रहा होता है, हुनयू का ग्रुप इस मौके का फ़ायदा उठाकर तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। जियान इन्हें भागता देखकर अपने ग्रुप वालों को हुनयू को फॉलो करने को बोलता है।
ये लोग भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। जियान के ग्रुप के पीछे भी एक ग्रुप तेज़ी से इनके पीछे आ रहा था। ये लोग भी हुनयू के प्लान को समझ गए रहते हैं। ये लोग जब आगे बढ़ ही रहे थे तभी इनके पीछे के 100 लोगों को ये बीस्ट मार दिए रहते हैं। इस समय जियान के ग्रुप से 1000 फीट आगे हुनयू का ग्रुप होता है और जियान के ग्रुप से पीछे हेवन फिनिक्स ट्राइब का ग्रुप होता है। फेंग जिंगेर इस समय जियान को देख रही होती है और इसके अंदर अभी भी वो हेटरेट होता है, घृणा होती है, पर अब ये शांत रहती है क्योंकि ये अभी कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी जियान से। जियान भी इसे देखकर कोई रिएक्शन नहीं देता है। जियान अभी तक इस बीस्ट टाइड में डाउजून 5 स्टार के लेवल के से ऊपर के बीस्ट से अभी तक नहीं मिला रहता है। इसे अभी मतलब जियान अपने मन में सोच रहा था कि क्योंकि ये बीस्ट टाइड लगभग मतलब अभी ये लोग कंप्लीट नहीं किए थे, मतलब इससे बाहर नहीं निकले थे, तो शायद ये अभी और स्ट्रॉन्ग बीस्ट से मिल सकता था, मतलब इसका फाइट हो सकता था। जियान गू जिंग यांग से बात करता है और ये लोग एक ट्रायंगुलर शेप का एक मतलब ट्रायंगल बना लेते हैं और जो थोड़े वीक लोग होते हैं ये इसके बीच में आ जाते हैं। जियान मतलब जियान का पूरा ग्रुप गू क्लैन हुन क्लैन वालों को छोड़ के, मतलब और भी बाकी क्लैन को छोड़ के जियान और गू किंग यांग सामने की तरफ होते हैं। इन लोगों की तरफ काफ़ी रेड स्कारलेट कलर के आंखों वाले बीस्ट अटैक कर रहे होते हैं। जियान अपने हेवनली फ्लेम से एक 1000 फीट का ड्रैगन बनाता है और इसके इस अटैक मात्र से कम 100 बीस्ट को मार दिया रहता है। गू किंग यांग वगैरह भी अपनी सी फ्लिपिंग स्किल वगैरह से कई बीस्ट को मार दिए रहते हैं। जूनेर, काइलिन और यूनियन, लिटिल फेरी, ये सब भी अपने मतलब 100 मीटर के रेडियस में मौजूद सभी बीस्ट को मारकर गिरा दी रहती हैं। इस दौरान ये लोग 1000 फीट आगे की तरफ मूव कर गए होते हैं। हेवनली फ्लेम्स यूज़ करने के कारण जियान थोड़ा एग्जॉस्टेड फील कर रहा था, पर इस दौरान वो कुछ मेडिसिनल पिल्स यूज़ करके अपने डाउकी भी रिकवर कर लिया रहता है। हुनयू के ग्रुप को देखकर जियान भी काफ़ी स्तब्ध होता है कि ये लोग काफ़ी फास्ट मूव कर रहे होते हैं और इनके 1000 फीट के रेंज में कोई फेरोसियस बीस्ट फटक भी नहीं पा रहा था, मतलब ये उन बीस्ट को मार दे रहे थे हुनयू का ग्रुप। जियान वगैरह तो आगे बढ़ ही रहे थे, पर इस दौरान इनका डाउकी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा था। वो समझ गया था कि ऐसे तो एंशियंट बोधिसत्व ट्री तक नहीं पहुंच पाएंगे ये लोग। जुनेर बताती है कि अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहे तो हम लोग आधे घंटे में इन 20 टाइड्स को पार कर जाएंगे, पर इसकी एक शर्त ये भी थी कि हम इस दौरान किसी पावरफुल बीस्ट से न टकराएं, ऐसा जुनेर बताती है। जियान को समझ में आ गया था कि इस बीस्ट टाइड को पार करना कितना मुश्किल है। जियान अपने ग्रुप को स्पीड बढ़ाने को कहता है। ये इस दौरान काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं और जियान एक फेरोसियस बीस्ट को जो इनके बीच में अचानक से आ गया रहता है 50 मीटर के रेंज में, इसको एक पाम अटैक से ब्लास्ट कर देता है। गू किंग यांग भी अपने एक पाम अटैक से 2 बीस्ट को पीछे ढकेल दिया रहता है। इस समय गू किंग यांग भी काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। इसके माथे पर पसीने को साफ देखा जा सकता था। अब यहाँ से मिलने वाले बीस्ट भी काफ़ी पावरफुल थे, जिन्हें ये लोग भी 2 से 3 अटैक में भी नहीं मार पा रहे थे, जिसके कारण इनके आगे जाने का स्पीड अब काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था। जियान इस सीन को देखकर कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। हुनयू का ग्रुप अब इन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा था, ऐसा गू किंग यांग बताता है। ये सुनकर जियान थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है, शायद हम बीस्ट टाइड के अंतिम छोर पर हैं। जियान इस दौरान काफ़ी खुश होता है। 2 डाउजून 9 स्टार के फेरोसियस बीस्ट को ये अपने पाम अटैक से पीछे ढकेल दिया रहता है। जियान अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ये एक जगह पर लैंड करता है और ये देखकर आश्चर्य हो जाता है कि ये फेरोसियस बीस्ट अब आगे नहीं आ रहे होते हैं। जियान का ग्रुप भी इस सीन को देखकर स्तब्ध था, क्योंकि ये जान चुके थे कि अब ये बीस्ट आगे नहीं आएंगे, मतलब ये लोग बीस्ट टाइड को पार कर चुके हैं। ये अब चैन की सांस लेते हैं। इनके आगे एक सुंदर हरा भरा एंशियंट ट्री खड़ा होता है और इस ट्री के 10,000 फीट के रेंज में और कुछ भी नहीं होता है। ये एंशियंट ट्री अलग अलग शेप भी, मतलब अपने जो शेप था उसको चेंज भी कर रहा था बीच बीच में और काफ़ी मिस्टीरियस दिख रहा होता है। जियान का दिल इस पेड़ को देखकर काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगता है, मतलब इसको थोड़ा सा वो पैनिक फील होता है। क्या यही लेजेंडरी बोधिसत्व एंशियंट ट्री है? इस ट्री को देखकर सभी लोग दंग रहते हैं। जूनेर ने भी इस ट्री को बस एक एंशियंट बुक में देखा रहता है। जियान कहता है कि हुन क्लैन वाले बंदे पहले से ही तो हमसे जल्दी आ गए हैं, तो हमें भी जल्दी करना चाहिए। जियान के ग्रुप के पीछे पीछे हेवन फिनिक्स ट्राइब वाले बंदे भी आ गए रहते हैं। ये लोग बोधिसत्व ट्री को देखकर ऑ में रहते हैं, मतलब सरप्राइज रहते हैं पूरे। जियान का ग्रुप इस एंशियंट ट्री की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है
और इनके पीछे पीछे फिनिक्स ट्राइब वाले भी आ रहे होते हैं और कुछ और भी ग्रुप रहते हैं जो इस बीस्ट टाइड को सरवाइव करके यहाँ तक पहुँच गए रहते हैं, पर जियान इन्हें नहीं जानता था। जियान का ग्रुप जब बोधिसत्व ट्री से 1000 फीट ही दूर रह जाता है तब इन्हें एक ग्रुप दिखाई देता है। ये लोग यहाँ पर रुके हुए होते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि अपने हुन क्लैन वाले बंदे होते हैं। इन्हें रुका देख जियान सावधान हो जाता है। इस बोधिसत्व ट्री के ब्रांचेस इतने बड़े थे कि इस दौरान जियान का ध्यान जाता है कि इस बोधिसत्व ट्री के ब्रांचेस काफ़ी बड़े हैं और ये आधे शहर को कवर कर ले, मतलब इतने बड़े होते हैं। इसके तनों से एंशियंट ऑरा काफ़ी ज़्यादा बाहर आ रही थी। जियान अपने स्पिरिचुअल ऑरा से इस एंशियंट ट्री को आसपास का जो डेंजर होता है उसको सेंस करने की कोशिश करता है, पर ये कुछ भी मतलब फील नहीं कर पाता है। पर जियान जानता था कि बोधिसत्व ट्री इस पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट में टॉप 3 के ट्रेजर्स में आता है, तो इसके आसपास डेंजर तो ज़रूर ही होगा। जियू फेंग इन सभी को रुका हुआ देख पूछता है, आप लोग इतना पहले ही क्यों रुके हुए हो? जियान इसे कुछ नहीं बोलता है। हुन यू जियू फेंग की तरफ एक फेंट स्माइल देता है और कहता है, मैं सबके आने का वेट कर रहा था क्योंकि हम सभी का एम मतलब लक्ष्य तो एक ही है ना, ये बोधिसत्व ट्री, इसलिए मैं रुका हुआ था। सभी लोग ये सुनकर हंसते हैं। ये हुनयू की चाल को पहले ही देख चुके रहते हैं कि ये लोग जान चुके थे कि हुनयू ऊपर से बहुत फ्रेंडली दिखाता है अपने को, पर अंदर से ये काफ़ी डार्क है, यानी काफ़ी ज़्यादा कनिंग है। जिन्होंने भी इस हुनयू पर बीस्ट टाइड में भरोसा किया था वो सभी मारे जा चुके थे। हुनयू भी इन लोगों की बनावटी स्माइल को समझ गया था। हुनयू बोलता है, इस बोधिसत्व ट्री से डील करना काफ़ी टफ है। मेरे पास एक पुराना स्क्रॉल है जो मेरे हुन क्लैन का है। वो बताता है कि इसके क्लैन के एक एल्डर बहुत सालों पहले इस एंशियंट ट्री के पास आए थे, पर ये वापस नहीं लौटते हैं। इसका मतलब वो मारे गए, ऐसा ये बताता है। और मेरे उन एंसेस्टर का स्ट्रेंथ उस टाइम बानशेंग लेवल पर था। बानशेंग, ये सुनकर जियान का ग्रुप और बाकी सभी लोग भौचक्के रह जाते हैं। गुकिंग यांग हुनयू की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ रुके हुए थे क्योंकि तुम अकेले नहीं जाना चाहते थे। हुनयू कुछ बोलता नहीं है, पर ये मना भी नहीं कर पाता है। जियान और बाकी ग्रुप्स धीरे धीरे इस ट्री के करीब पहुंच जाते हैं। तभी किंग लिन जियान से कहती है, यंग मास्टर, कुछ तो सही नहीं है इस बोधिसत्व ट्री के साथ। इसकी डेंस ऑरा में कुछ डार्क और चिली इमोशंस हैं, इंसानों के जैसे। किंगलिंग की ये बातें सुनकर जियान भी एक पल के लिए रुक जाता है। जियान भी ये चीज़ें सेंस नहीं कर सकता था, पर किंग लिन के पास ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल होने के कारण ये थोड़ा बहुत तो इसका ऑरा में जो चीज़ें थी, नेगेटिविटी थी, इसको ये सेंस कर सकती थी। हुनयू भी इस ट्री के बेहद करीब पहुंचने के बाद रुक गया रहता है। जियान इस ट्री के पास पहुंचने के बाद इसे देखता है तो इसकी ब्रांचेस 1000 फीट लंबी इसको फील होती हैं और इसके सेंटर में एक ब्राइट क्लस्टर होता है। ये लाइट क्लस्टर 10,000 फीट का एनर्जी हार्ट लग रहा था, मतलब दिल के जैसा। इसमें से साफ साफ काफ़ी पावरफुल हार्ट बीट सुनी जा सकती थी। जब सभी लोग इस ट्री के पास पहुंच गए थे, इसी दौरान इस ट्री से एक अलग ही आवाज़ निकलती है और 5 लोग जिनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, मतलब एक्सप्रेशन लेस पीपल, यहाँ अचानक से प्रकट हो जाते हैं। इन लोगों के आते देख ही इनके आसपास का जो पूरा स्पेस रहता है फ्लक्चुएट होने लगता है। मतलब जैसे ही ये 5 बानशेंग लेवल के वॉरियर प्रकट होते हैं, पूरा आसपास का जो स्पेस रहता है वो फ्लक्चुएट होने लगता है और इन लोगों से एक भयंकर प्रेशर निकल रहा होता है। इन लोगों को देखकर सभी के चेहरे उतर गए होते हैं। ये सभी एलाइट बानशेंग लेवल्स थे, मतलब ये बानशेंग बस नहीं पहुंचती, एलाइट लेवल पर पहुंच चुके थे बानशेंग के। जियान इन बानशेंग्स को देखता है और समझ जाता है कि इनमें से कोई भी लाइफ नहीं है, मतलब किसी में भी लाइफ नहीं है। तभी जुनैर कहती है, इनके अंदर सोल भी नहीं है, ये पपेट हैं। अब सब समझ जाते हैं कि बोधिसत्व ट्री ने इन सभी एलाइट बानशेंग्स को पपेट में बदल दिया है, मतलब इतना पावरफुल चीज़ कि किसी भी इंसान को पपेट में बदल दे। इससे इन्हें डर के कारण पसीना आने लगता है। हुनयू का एक्सप्रेशन भी काफ़ी अगली हो गया रहता है। जब इसकी नज़र एक ब्लैक रोब पहने एलाइट बानशेंग पर पड़ता है, जो कि अब पपेट था, ये उसके वही मिसिंग एंसेस्टर होते हैं जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सभी लोग इस सीन को देखकर इस एंशियंट ट्री के पास का खतरा का लेवल समझ गए थे। गुकिंग यांग का एक्सप्रेशन भी काफ़ी सीरियस होता है। अगर यहाँ मौजूद सभी लोग एक साथ भी फाइट करें तो शायद ही ये इन एलाइट बानशेंग्स को हरा पाएँ। तभी जियान कहता है, उनका ग्रुप मिलकर एक एलाइट बानशेंग को संभाल सकता है, क्योंकि इनके ग्रुप में जुनेर, जो कि 8 पीक डाउजुन लेवल पर थी, और गुकिंग यांग 6 पीक डाउजुन लेवल पर था। और जियान भी अगर अपना फुल स्ट्रेंथ यूज़ करे, मतलब क्लैन टैटू और
किंग कॉन्ग ग्लास टेक्निक यूज़ कर ले तो ये भी 6 पीक या 7 पीक के लगभग का वॉरियर बन जाएगा। काइलिन, लिटिल फेरी, यून यून और किंग लिन, एल्डर किंग चेंग और गू क्लैन के बाकी लोग मिलाकर ये आराम से मतलब एक बानसिंग को संभाल सकते थे। पर इनके अलावा और 4 बानसिंग बचते हैं। तभी हुनया और ज्यू फेंग का ग्रुप कहता है कि ये एक एक बानसिंग को संभालने को तैयार हैं। और यहाँ बाकी जो 4 क्लैन बचते हैं, मतलब इन तीनों क्लैन के अलावा 4 क्लैन और भी आए रहते हैं जिन्हें जियान भी नहीं जानता था, और ये लोग भी काफ़ी पावरफुल होते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि हम 2 बानसिंग्स को हम चारों लोग मिलकर, चारों ग्रुप मिलकर संभाल लेंगे। तो फिर यहाँ पे फाइट अचानक से शुरू होने वाली रहती है, और जैसे ही जियान अपना 1 कदम 2 कदम आगे बढ़ाता है, इसके सामने एक बानसिंग प्रकट हो जाता है अचानक से और एक फ्राइटनिंग पाम अटैक इस पर लॉन्च कर देता है। जियान इस अटैक के काउंटर में अपना लावा पिलर अटैक कर देता है, पर इससे ये पपेट को बस हल्का सा हिला ही पाता है। वहीं इस पपेट का जो पाम अटैक रहता है वो जियान की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहा होता है। तभी जियान के पीछे से मौजूद सभी लोग अपने कंबाइंड अटैक से इस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब सभी लोगों का अटैक लगा इस बानसिंग लेवल के एक अटैक को डिस्ट्रॉय करने में। हुनयू की टीम भी अपने एंसेस्टर बानसिंग से फाइट कर रही होती है। इधर गू हुआ और गू जिंग इस बानसिंग पर अपने पावरफुल पाम अटैक करते हैं, पर यह अटैक मानो इस बानसिंग के लिए एक चींटी के समान था। इस पपेट के एक पाम अटैक से गू हुआ और गू जिंग पीछे ढकेल दिए जाते हैं। 20 मिनट हो गए रहते हैं इस दौरान फाइट चलते हुए। जियान समझ जाता है कि अगर इस पपेट को मारना है तो इसके हेड को इसके बॉडी से अलग करना होगा, क्योंकि इसके पूरे शरीर में कहीं जान है ही नहीं। तो इसका जब तक सर धड़ से अलग नहीं होगा इसको हम डिसेबल नहीं कर सकते हैं। ये सबको इस पपेट के हेड पर अटैक करने को कहता है। जियान तुरंत ही अपनी किंग कॉन्ग बॉडी एक्टिवेट कर लेता है और इस पपेट के हेड पर अपना ऑक्टेन ब्लास्ट अटैक लॉन्च कर देता है। इस अटैक के कारण इस पपेट के हेड में क्रैक्स आने लगते हैं, मतलब थोड़े बहुत क्रैक्स आ गए रहते हैं, पर अभी भी इसके मतलब जो फेस रहता है, हेड रहता है, वहाँ कहीं से भी खून नहीं आता। इसका कारण क्योंकि इसे मरे हुए सैकड़ों साल मतलब कई 100 साल हो गए रहते हैं। इस अटैक के कारण ये पपेट जियान की तरफ मुड़ता है और जियान के शोल्डर पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। जियान इस अटैक के कारण लगभग दर्जनों कदम पीछे चला जाता है, पर इसके माउथ से ब्लड नहीं आता है। इसका कारण ये रहता है कि जियान के पास किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी होती है, साथ में इसके पास वो एंशियंट ड्रैगन आर्मर और वो जो एम्परर का क्लॉथ रहता है, जिसके कारण कि इसको मतलब कि ब्लड नहीं आता है। ये सब चीज़ें इसकी फाइटिंग एनर्जी को सप्रेस कर दी रहती हैं। जियान सबको इस पर अटैक करने को तुरंत ही चिल्लाकर कहता है। जुनेर और गू किंगयांग एक साथ इस पर अपना ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर अटैक लॉन्च कर देते हैं, और इनके पीछे मौजूद गू हुआ और गू जिंग भी सेम अटैक इस पपेट की तरफ लॉन्च कर देते हैं। काइलिन भी अपने थंडरबोल्ट अटैक और बाकी सभी वॉरियर्स अपने अपने अटैक इस पपेट पर लॉन्च कर देते हैं। इतने सारे अटैक एक साथ होने के कारण इसके हेड में और भी क्रैक आने लगते हैं और फाइनली ये ब्लास्ट कर जाता है। बानशेंग का हेड ब्लास्ट करने के बाद ये धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है और फाइनली गायब हो जाता है। जियान इसके बाद अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गया रहता है। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज तो वैसे भी दशहरा थी, पर ये एक बंदा है एनिम टाइम करके, सेम मेरे नाम से चैनल बना लिया है और मेरी ही वीडियोस जाके अपने चैनल पे डाल रहा है। और जब मैं इसको कमेंट में बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, किसी की मेहनत